वेलकम टू द एलिफेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और सबसे पहली बात है कि ये जो 11th स्टैंडर्ड का हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है वो हमें एग्जाम में किस तरह से हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिल जाएगा नीट के लिए केमिस्ट्री में। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं टॉपिक के हेडिंग के बारे में बताऊं तो क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमने पहले 11th स्टैंडर्ड के पहले भी आपने कुछ जगहों पे पढ़ा था। क्या पढ़ा होगा? 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड से एलिमेंट्स, कार्बन है एलिमेंट है, हाइड्रोजन है एलिमेंट है, पर एलिमेंट क्या है? अगर मैं मैटर की बात करूं, क्या होता है मैटर? अगर अर्थ की बात करूं तो पूरी अर्थ मैटर से बनी है। अगर यूनिवर्स या गैलेक्सी की बात करूं तो सब कुछ जो यहां पे बना है वो मैटर से बना है। और एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है? इस मैटर के बेसिक यूनिट होते हैं ऑल टाइप ऑफ मैटर्स के। एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब पहली बात तो हो गई, हमें एलिमेंट्स का पता चल गया। ठीक है, अब है ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिसिटी के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कभी सुना है पीरियोडिसिटी क्या होती है? अगर रेगुलर, कैसा रेगुलर और प्रेडिक्टेबल वेरिएशन अगर किसी चीज में आता है तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। अगर पीरियोडिसिटी के बारे में बात करूं, पीरियोडिसिटी तो रेगुलर और प्रेडिक्टेबल वेरिएशन को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, हमें हेडिंग में पता चल गया कि क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को किसके बेसिस पर करना है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिसिटी का तो हमें पता चला, पर अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम प्रॉपर्टीज को जनरली देखें तो प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहली बात है प्रॉपर्टीज की, एक तो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को मुझे अगर डिस्टिंग्विश करना है तो मैं ये बता सकता हूं, मान लो आप किसी दोस्त को मिले हो, पहले ही दिन की आपकी मुलाकात है और उससे आप मिले हो, तो आपने पहले तो उसको देखा, उसके बालों का कलर काला था, नीला था, हरा था, ठीक है, या उसकी आंखों का कलर, उसकी हाइट, उसका वेट, ठीक है, ये सारी चीजें जो आप फिजिकल अपीयरेंस के साथ बात कर रहे हो, उस बंदे के फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता रहे हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हो। और अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील करोगे तो मैं यहां पे बताऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उस बंदे का नेचर कैसा है, वो कितना टैलेंटेड है। ठीक है, तो ये चीजें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और अगर मैं यही चीज केमिस्ट्री की भाषा में बोलना चाहूं तो यह होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, और ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। उसका कलर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो किसी चीज की एसिडिटी, बेसिसिटी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमें पूरा हेडिंग जो हमारे टॉपिक का था वो समझ में आ गया। क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी क्या होता है? रेगुलर और प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। रेगुलर और प्रेडिक्टेबल वेरिएशन किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? एलिमेंट्स में। किसके बारे में? एलिमेंट्स में रेगुलर और प्रेडिक्टेबल अगर वेरिएशन आ जाए तो उस चीज को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं।
और प्रॉपर्टीज कौन सी है हमारे पास? प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप, एक तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उस चीज का फिजिकल अपीयरेंस, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो रिएक्ट कैसे करता है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, उसकी एसिडिटी क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है, ये सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। ठीक है, अब तो यह हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट, टॉपिक के हेडिंग का पार्ट, टॉपिक के इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी का जो पहला पॉइंट है बुक में वो है व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई क्यों जरूरत पड़ी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की? क्यों जरूरत पड़ी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की? अगर मान लो मेरे पास 100 बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे 8 स्टैंडर्ड के हैं, कुछ 9 स्टैंडर्ड के हैं, कुछ 10 स्टैंडर्ड के, कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के। ठीक, मैंने 100 बच्चों का एक साथ बिठाया, क्या मैं एक ही टॉपिक 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूं? नहीं। क्या मैं पर्टिकुलरली जाके उन हर एक बच्चों को पढ़ा सकता हूं? अगर मैंने हर बच्चों को 15 मिनट दिए तो कितना टाइम मेरा कंज्यूम हो रहा है? तो नहीं पढ़ा सकता। तो मुझे उस चीज को किसी तरह से क्लासिफाई करना है ताकि मेरा वक्त बचे और उन बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं क्या कर दूंगा, ये एज के 8 स्टैंडर्ड के बच्चे इस क्लास में बैठ जाओ, 9 स्टैंडर्ड के बच्चे इस क्लास में बैठ जाओ, 10th के, 11th के, 12th के। तो ये जो मैं बच्चों को क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं और मेरे टाइम को, जो मेरे पास टाइम है उसको मैं अपने पीरियड्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो उस चीज को हम करते हैं क्लासिफाई किया हमने बच्चों को। किस चीज के लिए करा? उनके पढ़ने के लिए और मेरे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे एलिमेंट्स के बारे में भी वही होता है हमारे पास। जब मैं 1800 की बात करूं, 1800 में नियरली हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे। कितने थे? 31। अब 1800 में 31 एलिमेंट्स को हर एक एलिमेंट के पास जाके उसकी स्टडी करना बहुत इजी चीज थी। स्टडी किस चीज के बारे में करनी थी हमें? किस चीज के बारे में करनी थी? उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में करनी थी। तो ये जो 31 एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे थे तो ये तो इजी था, पर अगर आप 65 सालों में देखिए 1865, तो यहां पे नियरली 36 एलिमेंट्स थे। मतलब अगर मैं 1800 की बात करूं तो मेरे पास कंप्लीट 31 एलिमेंट्स थे। उन 31 एलिमेंट्स को जाके पढ़ना आसान चीज थी, वो इतनी बिग डील नहीं थी। ठीक है, पर अगर मैं 1865 की बात करूं तो मेरे पास कंप्लीट 63 एलिमेंट्स थे। अब 31 के कंपैरिजन में नियरली डबल हो गए थे एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे 63 एलिमेंट्स को जाके पढ़ूं तो वो मेरे को थोड़ा सा हेडेक था, डिफिकल्ट लग रहा था। पर आपके टाइम पे अगर आप एनसीईआरटी देखो तो एनसीईआरटी बताती है कि हमारे पास अभी अबव 114 एलिमेंट्स है। अबव 114 एलिमेंट्स अब हमारे पास अवेलेबल है। पर कंप्लीट हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हमारे पास अभी है। उसमें कुछ नेचुरल है, कुछ मैनमेड है। ठीक है, 90 to 93 के पास नेचुरल एलिमेंट्स है और बाकी के सारे एलिमेंट्स मैनमेड होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मान लो 30 या 40 एलिमेंट होते तो उनको पढ़ना आसान होता, पर मैंने यहाँ पे अगर मुझे 118 या 114 एलिमेंट्स को पढ़ना है तो ये बहुत डिफिकल्ट बात है। तो उस चीज को पढ़ने के लिए हमें कोई ट्रेंड की जरूरत पड़ेगी, या प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर मैं बोलूं कि ये एलिमेंट्स यहाँ पे है, ये सेम तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैं यहाँ पे इन सबको पढ़ सकता हूँ। या मैं एक ही क्लास में 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, एक ही घंटे में 11 स्टार्ट के क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं एक घंटे में एक क्लास में पढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, अब ये तो पहली बात हो गई थी, बेसिक सी चीज थी कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना है, हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है वो दिया है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो उसका ओरिजिन कैसा हुआ। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन या इसकी हिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, हिस्टोरी। ठीक है, तो यहां पे हमें जेनेसिस देखना है। जेनेसिस में सबसे पहला साइंटिस्ट जो थे, जो फॉरवर्ड आए थे, फर्स्ट साइंटिस्ट हु केम फॉरवर्ड फॉर द जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द जॉन डॉबरनायर। पहले साइंटिस्ट थे जॉन डॉबरनायर, जॉन डॉबरनायर। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट आए थे जॉन डॉबरनायर, इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्रायड। देखेंगे हम अभी ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड में ट्रायड का मतलब क्या होता है ये भी हमें देखना है, और जॉन डॉबरनायर ने जो उनका कंसेप्ट दिया था उस किस बेसिस पर दिया था ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो जॉन डॉबरनायर का, जो जॉन डॉबरनायर थे, उनके दिमाग में 18 सेंचुरी में ही, 1800 में ही उनको ये दिमाग में आया कि एक प्रकार का, एक टाइप का ट्रेंड्स हमें कुछ एलिमेंट्स में शो हो रहा है। और ट्रेंड्स का मतलब होता है सिमिलैरिटीज, ट्रेंड्स का मतलब होता है पैटर्न। ठीक है, सिमिलैरिटीज इन पैटर्न्स और सडन पर्टिकुलर इंटरवल के बाद डिक्रीज और इंक्रीज करना प्रॉपर्टीज में, तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न या ट्रेंड्स। इस ट्रेंड या पैटर्न की जो आइडिया उनके दिमाग में आई थी वो साल था 1800। 1800 में उन्होंने बोला कि एक प्रकार का मुझे एलिमेंट्स में ट्रेंड दिख रहा है और उस हिसाब से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जॉन डॉबरनायर सर ने 1829 में हमें लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। लॉ ऑफ ट्रायड दिया। अब ट्रायड का मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्राई का मतलब होता है तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हम ट्रायड कहते हैं। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए, मान लो मैंने एक एक्स लिया, एक वाई लिया, एक जेड लिया। इन 3 एलिमेंट के ग्रुप को मैंने लिया और मैंने कहा कि इनमें ट्रायड्स है, इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये पहले की जो प्रॉपर्टी है और जो लास्ट थर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इनमें से जो बीच वाला है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रॉपर्टी ऑफ वाई इज लाइंग बिटवीन एक्स एंड जेड। तो इन 3 एलिमेंट्स के बारे में अगर उन्होंने कहा था, तो लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में अगर वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये लॉ ऑफ ट्रायड किसके बेसिस पर दे रहा हूं? 3 एलिमेंट्स को मैं ले रहा हूं जिन जिन की प्रॉपर्टी सेम है, और वो जो मिडल वाला एलिमेंट है उस मिडल वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक्स और जेड के प्रॉपर्टी के इन बिटवीन लाई कर रही है। ठीक है, अब तो ये हो गई बात। अब इन्होंने बताया किस चीज पर? उन्होंने एटॉमिक मास पे बताया था या एटॉमिक वेट पे बताया था, और एटॉमिक नंबर पे बताया था, एटॉमिक वॉल्यूम पे बताया था, किस पे बताया था ये देखना है। ठीक है, तो ही नोटेड सिमिलैरिटीज अमॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया, 1829 में उन्होंने नोट किया कि सिमिलैरिटीज आ रही है, सिमिलैरिटीज आ रही है। किसमें? उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसके? एलिमेंट्स के। किसके? एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आ रही है ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। और जो हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो ये बताया था एटॉमिक वेट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बताया था? एटॉमिक वेट के बेसिस पर बताया था। सो ही नोटेड सिमिलैरिटीज इन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में उन्होंने सिमिलैरिटी देखी थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसने देखी थी? जॉन डॉबरनायर सर ने। और उन्होंने कहा अगर मैं उन 3 एलिमेंट को कंबाइन करके एक टेबल बनाता हूं, या 3 एलिमेंट्स का मैं एक ग्रुप करके उसको स्टडी करता हूं, तो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3 एलिमेंट का ग्रुप, लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो उन्होंने क्या बताया था, जो ये बीच वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज तो लाई कर रही है इन बिटवीन। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में तो बताया, प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन
उसकी प्रॉपर्टी लाई कर रही है इन दोनों के बीच में, जो प्रॉपर्टी इसकी है और इसके बीच में एग्जैक्टली इसकी प्रॉपर्टी लाई कर रही है, एक बात। दूसरी बात, इन तीनों का नेचर सेम है। मैं अगर मान लूं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, तो इनकी जो फैमिली है, इनकी वैलेंसी है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो मेथड है वो सारा का सारा सेम है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील कर रहे हैं वो सारी की सारी सेम है। और दूसरी बात क्या बताई, देखो ये जो मिडल वाला Y है, मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो मिडल वाले का है वो एवरेज होगा। एटॉमिक वेट ऑफ Y इज एवरेज किसके कंपैरिजन में? X और Z के कंपैरिजन में। X और Z को अगर मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो आने वाला जो एटॉमिक वेट होगा वो किसका होगा? Y का होगा। ठीक है, तो उनका कहना था कि मिडल एलिमेंट एट एटॉमिक वेट इज एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द अदर एलिमेंट्स, मतलब मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो उसके 2 एलिमेंट का एवरेज आएगा। तो ये हो गया। अब मान लो मैंने X, Y और Z को लिया है एज एग्जाम्पल। उन्होंने जो पहला एग्जाम्पल लिया था जॉन डॉबरमायर सर ने, वो कौन सा लिया था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने क्या किया? सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था लिथियम, सोडियम का और पोटेशियम का। उनका क्या कहना था, मैं अगर X को लूं, Y को लूं और Z को लूं, इन तीन एलिमेंट को लूं, तो ये जो बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट हाल्फ वे होगा, हाल्फ वे ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू। इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो आधा होगा इन दोनों के एडिशन करने के बाद और डिवाइड बाय 2 करने के बाद। ठीक है, तो मैं अगर इसका बेसिक फार्मूला बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूं, एटॉमिक वेट ऑफ Y इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Z डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है एग्जांपल के फॉर्म में। सबसे पहला जो एग्जांपल दिया था जॉन डॉबरमायर सर ने, वो दिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 7, सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 23 और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 39। अब देखो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट ऑफ Y निकालना है, मतलब हमें एटॉमिक वेट निकालना है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक वेट निकालना है, हमें सोडियम निकालना है। हमारे पास है क्या? एटॉमिक वेट ऑफ X है, मतलब लिथियम का एटॉमिक वेट है, और हमारे पास एटॉमिक वेट ऑफ Z है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। सबसे पहले तो एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, यही है फॉर्मूला। ठीक, तो यहां पे मैंने डाल दिया 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, देखो ये कितना आ गया, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। मतलब इनका सोडियम का जितना एटॉमिक वेट था उतना ही एटॉमिक वेट हमारा इन दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के बाद आया। इसी का मतलब है हाल्फवे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू, हाल्फवे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू, हाल्फवे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू, हाल्फवे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू। तो ये जो हमारा पहला एग्जांपल था ये सही था। ठीक है, जो डॉबरमायर साहब बता रहे थे कि ये जो बीच वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अब हम देखने लगे तो ये लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली के है पूरे। ठीक है, लिथियम का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1 है, सोडियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पोटेशियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तीनों का नेचर फिजिकल और केमिकल नियर बाय प्रॉपर्टीज
सेम है और कुछ जो हमें ट्रेंड्स बोलते हैं, प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस, वो भी ये शो कर रहे थे। तो उन्होंने जहां तक बताया वो उस टाइम पे बहुत सही बताया, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा एग्जांपल क्या दिया था, उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया था सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ऑक्सीजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम एंड पोलियम, ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इन तीन एलिमेंट्स को हमने लिया। अब हमें एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ टेलुरियम पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, सेलेनियम का एटॉमिक वेट होता है 79 एंड टेलुरियम का एटॉमिक वेट होता है 127। अब हमें करना क्या है, 32 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे क्या करेंगे, सल्फर लेंगे, यहां पे टेलुरियम लेंगे, ठीक है। क्या आएगा, 9 5 159 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो नियरली कितना आएगा, 79.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली सेम है क्या, नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया। तो उन्होंने जो कहा था ये यहाँ पे भी सही निकला। कौन से एग्जाम्पल में, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कितना आता है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, बराबर है। ये तीनों एक फैमिली में लाई करते हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। तो यहाँ पे भी अगर मैं सल्फर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं या टेलुरियम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं, तो ये दोनों के बीच में सेलेनियम लाई करेगा। मैं मान लूं कि सल्फर की साइज इतनी है, टेलुरियम की साइज इतनी है, तो सेलेनियम की साइज अप्रोक्सीमेटली उन दोनों के बीच में आएगी, इन बिटवीन लाई करेगी, ठीक है। तो यहां पे हमारा दूसरा एग्जांपल था सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम का। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो डॉबरमैन साहब ने दिया था वो था कैल्शियम, सीरियम एंड बेरियम। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है ये है 40, सेलेनियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 88 और बेरियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 137। हमें देखना है, हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम डिवाइडेड बाय 2, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां पे देखेंगे 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 177 डिवाइडेड बाय 2, 177 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 88.5, नियरली 88.5 के पास है, ठीक है। तो 88.5 के पास आएगा, 88.5 के पास आएगा। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। और यहाँ पे भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, कैल्शियम, सेलेनियम एंड बेरियम, ये तीनों एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके बाद का जो एग्जांपल दिया था देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहां तक तो उन्होंने जो ट्राइड्स का कंसेप्ट बताया था डॉबरमैयर सर ने, वो सही आ रहा था, ठीक है। पर इसके बाद एक हमारे पास एग्जांपल आया, हमने क्या किया, हैलोजन फैमिली को लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैंने सबसे पहले इन तीनों का ट्राइड बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट था वो था 35.5, ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट था वो था 80 और आयोडीन का जो एटॉमिक वेट था वो था 127।
ठीक है, और फ्लोरीन का एटॉमिक वेट है 19। अब सबसे पहले तो मैंने इन तीनों का ट्रायड बनाया। इन तीनों का ट्रायड बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, एटॉमिक वेट ऑफ Cl प्लस एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आना चाहिए। किसके हिसाब से, जॉन डॉबरमायर के हिसाब से। क्यों, उन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया हमें, और उन्होंने कहा कि इस बीच वाले का जो एटॉमिक वेट होता है ये होता है हाल्फवे इन बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब इसका जो एटॉमिक वेट है ये आधा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो मैंने क्या किया, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 किया। कितना आएगा ये, 7 5 12 3 2 5 1 6 162.5 162.5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब मैं इसको अगर निकालने लगूं तो ये नियरली आएगा 81.25 81.25 आएगा। तो 81.25 एग्जैक्टली सेम है नहीं, अप्रोक्सीमेटली भी हम उसको नहीं बता सकते, नियरली 1.25 का डिफरेंस है। पर चलो हम मान लेते हैं कि ये नियर बाय सेम है, नियर बाय 81, ये नियर बाय सेम है 80 के, ठीक है। तो एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन ये तो नियर बाय सेम आ गया, पर यहां पे देखो अब आएगी थोड़ी सी ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या है, अगर मैंने इसी ग्रुप का एलिमेंट लिया फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप का फ्लोरीन लिया और इन तीनों का ट्रायड बनाया, इन तीनों का ट्रायड बनाया मैंने। ट्रायड किस किस का बनाया आप, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का ट्रायड बनाया। अब मेरे को पता है फ्लोरीन का एटॉमिक वेट है 19, क्लोरीन का है 35.5 और ब्रोमीन का है 80। सेम मैं करके देखूंगा यहां पे, क्या क्या मैंने 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, अब कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 49.5। अब मेरे को बताओ 49.5 35.5 के अप्रोक्सीमेटली क्या सेम है, नहीं है, ठीक है। तो ये है इनके डीमेरिट्स। तब के टाइम पे जो मेजर डीमेरिट थे जॉन डॉबरमायर सर के, वो थे 2। सबसे पहला जो डीमेरिट था जॉन डॉबरमायर सर का वो था कि ऑल नोन एलिमेंट्स at that time could not be arranged। मतलब जो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे लोगों को पता थे उतने उनके सारे के सारे एलिमेंट्स वो अरेंज कर नहीं पाए थे, ठीक है। ये जो ट्रायड्स का जो लॉ था, लॉ ऑफ ट्रायड्स, वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। और दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक था, जैसे मैंने अभी फ्लोरीन का एग्जांपल दिया, तो जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है सेम ग्रुप में ये ट्रेंड जो हमको जॉन डॉबरमायर सर ने ट्रायड का बताया था वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो लॉ ऑफ ट्रायड्स हैज नॉट बीन ओबेड इन सेम ग्रुप। मतलब सेम ग्रुप में हमारा लॉ ओबे नहीं हो रहा था। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके फेल्यूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके डीमेरिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जॉन डॉबरमायर सर। जॉन डॉबरमायर सर ने हमें क्या बताया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था आने वाला वो था AEB चांकोटॉइस। सो जॉन डॉबरमायर सर का जो लॉ ऑफ ट्रायड था वो आगे चल के फेल कर रहा था, ठीक है। पर उस टाइम में जब 1800 या 1829 में लोगों को कुछ भी नहीं पता था, तब के टाइम पे इस बंदे ने एक आइडिया दी थी हमें कि हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को और ट्रेंड के मतलब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम उन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला बंदा था जिसने ये अपनी कल्पना को किसी ट्रेंड या लॉ में कन्वर्ट किया था। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे AEB डी चांकोटॉइस, जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। उनका जो पीरियोडिक कंसेप्ट था वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाया। उनका जो पीरियोडिक कंसेप्ट था वो भी एटॉमिक वेट के बेसिस पर था।
और वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया। AEBD चांकोटॉइस, AEBD स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगी तो देख लेना। AEB चांकोटॉइस, ठीक। तो AEBD चांकोटॉइस इन्होंने 1862 में बताया था कि जो मैं पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं वो मैं अरेंज कर रहा हूं उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पर और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिजिकल और केमिकल। जब से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है फिजिकल और केमिकल पे ही अटके हैं हम लोग आज तक, ठीक है। तो इसमें भी जो AEB चांकोटॉइस ने बताया था, इन्होंने भी वही बताया कि 1862 में हम जो हमारा पीरियोडिक एलिमेंट्स में जो अरेंज कर रहा हूं वो मैं एटॉमिक वेट की बेसिस पर कर रहा हूं और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कर रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ टेबल दिया था। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने डिफाइन करी थी, पर वो भी इतना लोगों को तब के टाइम पे अट्रैक्ट नहीं हो पाया। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। तो हम देखेंगे अब EBD चांकोटॉइस के बाद हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपना खुद का एक कंसेप्ट दिया था और उन्होंने उसको कहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा मतलब 8। आपने ऑक्टा मतलब 8, अगर आप संगीत को जानते हैं तो जो ट्यून होती है किसी भी भाषा में, अगर आप ट्यून की बात करें तो वो सा रे ग म प ध नि सा के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये सा है, रे गा मा पा धा नी, और रिपीटेशन होता है सा पे रिपीटेशन होता है। मतलब 8 एलिमेंट पे जो प्रॉपर्टीज दिख रही है वो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट में भी सेम होगी, ये कहना था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का। उन्होंने 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, क्योंकि वो तो केमिस्ट थे पर वो म्यूजिशियन भी थे, ठीक है। बाय प्रोफेशन वो केमिस्ट थे, बाय हॉबी वो म्यूजिशियन थे। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। और उनका मानना था कि जो मैं अगर बोलूं कि एलिमेंट्स आर द उन्होंने किस ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके बेसिस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के बेसिस पर अरेंज किया था। एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करने के बाद उनको क्या दिखा, एवरी एट एलिमेंट मतलब 7 के बाद आने वाला वो जो 8वां एलिमेंट था, एवरी 8th एलिमेंट इज द रिपीटेशन, और रिपीटेशन को हम सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। और वो एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पर पीरियोडिक फॉर्म में या किसी ट्यूबुलर टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था। इसके पहले हमने देखा जॉन डॉबरमायर, उन्होंने ट्रायड बताया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बताया था, ठीक है। ABD चांकोटॉइस उन्होंने भी सिलेंड्रिकल फॉर्म बताया था। पर जो न्यूलैंड है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने फर्स्ट टाइम टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और जो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो अरेंज किया था उस एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बेसिस पर। देखो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7,
सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था आप ऐसे देखोगे 7 से ज्यादा 9 है, 9 से ज्यादा 11 है, 11 से ज्यादा 12 है, 12 से मोर 14 है, देन 16, देन 19, देन 23, देन 24, देन 27, देन 29, देन 31 एंड देन 35, ठीक है 40 तक, कैल्शियम तक उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कैसे किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर किया था। इसका मतलब पीरियोडिसिटी जो टर्म है उसका जो ओरिजिन माना जाता है पीरियोडिसिटी का, वो ओरिजिन दिया था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड साहब ने, ठीक है। तो उनके पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या बताया, मैं जो एलिमेंट्स को मैं जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं, हर वो एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर एक तो अरेंज होगा, और उस एलिमेंट्स का जो 8th एलिमेंट है, अगर मैं पकड़ू कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8th एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ, इज द सिमिलर ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब लिथियम के बाद जो सोडियम आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। मान लो लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो सोडियम का भी +1 होगा, सोडियम का है तो पोटेशियम का भी +1 होगा। तो ये जो हम बोलते हैं ट्यून्स या ऑक्टेव्स, उसके बेसिस पर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ठीक है। और इस उनके काम के लिए लंदन में उनको देवी अवार्ड से भी नवाजा गया। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के तरफ से उनको देवी मेडल भी दिया गया था। और ये कब की बात है? 1887 में, ठीक है। तो ये है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि पीरियोडिसिटी का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव से हमारे पीरियोडिसिटी का जन्म हुआ है, और उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था इस फॉर्म में किया था, ठीक है। पर यार क्या ये सही था? इसके बाद फ्लोरीन के बाद आज के टाइम पे हमारे पास नोबेल गैसेस है, इनर्ट एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो अगर आप बोल रहे हो कि वो 8 के बाद आएगा, तो वो नहीं हो सकता, ये 9 के बाद हो गया। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव के कुछ अपने डीमेरिट्स थे, और सबसे पहला जो डीमेरिट था किसका? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का, वो था डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस। क्या था? डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस की जो डिस्कवरी थी, वो सबसे पहला डीमेरिट था, नोबेल गैसेस, डीमेरिट या फेल्यूर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद यह हुआ कि फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियॉन। तो ये नियॉन को अगर हम कंसीडर करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th एलिमेंट पे रिपीटेशन हो रहा है सिमिलर प्रॉपर्टीज का, या रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का, सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन 9th एलिमेंट के बाद हो रहा है, अगर मैं नोबेल गैसेस को लूं तो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि मैं अगर ट्रांजिशन सीरीज में जाऊं 3D 4D 5D सीरीज में, तो वहां पे तो रिपीटेशन बहुत एलिमेंट्स के बाद हो रहा है। तो ये जो उनके डीमेरिट्स थे, नोबेल गैसेस उसका पहला डीमेरिट था, और ये जो पूरा टेबल था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही अप्लाई हो चुका था। मतलब इट अप्लाइज ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? जो हेवियर एलिमेंट्स है, हेवियर का मतलब जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। अब एटॉमिक नंबर का हमें पता नहीं है, हम एटॉमिक नंबर को अभी डील ही नहीं कर रहे हैं, हम जो डील कर रहे हैं वो एटॉमिक वेट के बेसिस पर कर रहे हैं। अब हेवियर के लिए भी हम एटॉमिक वेट ही कंसीडर करेंगे। जो हेवियर एलिमेंट किसे बोलते हैं हम? इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। ये जो 3D सीरीज के एलिमेंट है, इसको हम हेवियर एलिमेंट्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जो लाइटर एलिमेंट्स है कैल्शियम तक के, सिर्फ उसी के लिए जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड साहब का लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई हो चुका था। तो इसके डीमेरिट क्या थे? नोबेल गैसेस एक उसका डीमेरिट था, डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, और दूसरा डीमेरिट था इट अप्लाइज ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। व्हेन द हेवियर एलिमेंट्स कम, इट हैज द कंप्लीट टेबल ऑफ दैट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड हैज बीन चेंज, ठीक है। तो इसके वजह से
इस टेबल में कुछ गलतियां हो गई, पर इस बंदे ने सबसे अच्छी बात हमें दी थी, वो थी पीरियोडिसिटी। इसने कुछ ट्रेंड के हिसाब से टेबल के टेबुलर फॉर्म में हमें एक पीरियोडिक टेबल अरेंज करके दिया था।